हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम फिर अपने वित्तीय प्रबंध विषय के अंदर स्कंद नियंत्रण के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के द्वारा चलाए गए इस अद्भुत कार्यक्रम ज्ञान जो 2 में निश्चित ही आपको कई प्रकार के विषयों की जानकारी आपको घर बैठे इस कार्यक्रम के तहत मिल रही है। अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, इन वीडियोस से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और वीडियोस को देखते समय, पढ़ते समय अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमारे इस चैनल के नीचे जो चैट बॉक्स है उसमें आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। उस क्वेरीज का हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उस क्वेरीज का समाधान हम आपके सामने समक्ष रखेंगे। तो जब भी आपको किसी टॉपिक पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें चैट बॉक्स में अपना जो भी क्वेरी वो जरूर शेयर करें। आज हम स्कंद नियंत्रण सेकंड में बेसिकली बात करने वाले हैं कि जो इन्वेंट्री कंट्रोल है उस इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर किस टाइप की टेक्निक्स का यूज करना होता है। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल की, कि हाउ टू कंट्रोल द इन्वेंटरीज। अपन ने बात की थी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंटरी। तो बेसिकली जो इन्वेंटरीज है, इन्वेंटरीज में हम किसको इंक्लूड करते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है वो अपने प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज करती है उसकी वो कंट्रोलिंग कैसे करेगी, उसका मैनेजमेंट कैसे करेगी कि वो उस इन्वेंट्री को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज भी कर ले बिना किसी नुकसान के, और प्लस मिनिमम कॉस्ट पर अपने प्रोडक्ट को वो कैसे परचेस कर पाए या मेंटेन कर पाए। तो सबसे पहले सामान्यतः एक व्यावसायिक संस्था के लिए इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति होती है जो कि व्यवसाय को परिचालित करती है, और संस्था की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है कि संस्था स्कंद का प्रबंध एवं नियंत्रण इस प्रकार करे कि संस्था बिना किसी रुकावट के अच्छे लाभ की प्राप्ति कर सके। इसलिए संस्था द्वारा स्कंद प्रबंध नियंत्रण के लिए कुछ विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जो कि निम्न प्रकार है। यानी कौन कौन सी टेक्निक्स का हम यूज करते हैं फॉर इन्वेंट्रीज, वो यहाँ दे रखा है। तो सबसे पहले आता है ABC एनालिसिस, इसका नियंत्रण की अवश्य विधि पहला। दूसरा है अधिक न्यूनतम पूर्ण आदेश संकट एवं औसत स्कंद स्तरों का निर्धारण करना। अभी क्या है, वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। तीसरा है मितव्ययी आदेश मात्रा। फिर है द्विबिन तकनीक, आदेश चक्र तकनीक, आवर्त तकनीक, नियंत्रण अनुपातों का प्रयोग, निरंतर स्कंद आगरण तकनीक, निरंतर भौतिक सत्यापन तकनीक, बजटीय नियंत्रण तकनीक, अन्य तकनीक। तो यहाँ बेसिकली हम जो बात करेंगे, पहली ABC एनालिसिस की बात करेंगे। सेकंड जो हम बात करेंगे जो भी हमारे जो रीऑर्डर लेवल है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल है, मिनिमम स्टॉक लेवल है या एवरेज स्टॉक लेवल है, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उनकी कहाँ जरूरत है हमारे इन्वेंट्रीज को कंट्रोल करने में। पर एक बात करेंगे हम बेसिकली EOQ की, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और एक मटेरियल टर्नओवर रेशियो की। ये जो 4 बेसिक टेक्निक्स है, यहाँ 10 टेक्निक्स दे रखी है बट इस चैप्टर के अंदर 4 बेसिक टेक्निक्स दे रखी है जिसके बारे में हमें चर्चा करना है और कैसे हम उससे अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल कर पाए। तो सबसे पहले आता है इसका नियंत्रण की अबस विधि। अबस विधि का मतलब क्या है कि एक निर्माणी संस्था द्वारा जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तब उस उत्पाद को बनाने में कई प्रकार की सामग्री का मिश्रण किया जाता है। यानी कोई भी जब आप उत्पाद बनाते हो तो उत्पाद किसी एक मटेरियल से ही नहीं बनता, उसमें कई सारे के मटेरियल लगते हैं या कई सामग्री का मिश्रण होता है, तब जाके उत्पाद कंप्लीट तैयार होता है। उत्पाद में लगने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री की मात्रा का प्रतिशत अलग अलग होता है। यानी जो मटेरियल लग रहा है, वो जो मटेरियल या वो सामग्री का जो मिश्रण लग रहा है उसमें लगने वाली मटेरियल का जो परसेंटेज होगा वो अलग अलग होगा। जैसे अगर रोटी की बात करते हो, रोटी के अंदर आटे की सबसे ज्यादा आटे की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है तो वहां तो उसका परसेंटेज सबसे हायर है, बट उसमें और जो मटेरियल लग रहे हैं उनका रेशियो थोड़ा कम होगा। किसी भी सामग्री का अनुपात ज्यादा होता है तो किसी सामग्री का कम, लेकिन किसी भी सामग्री को जो उस उत्पाद के लिए आवश्यक है का प्रतिशत शून्य नहीं हो सकता। यानी जो सामग्री लग रही है उसका प्रतिशत कभी शून्य नहीं होगा। इसका नियंत्रण की अवश्य विधि का, इस विधि के लिए या उन मटेरियल को यूटिलाइज करने के लिए हम ABC एनालिसिस का प्रयोग करते हैं। इस विधि के अंतर्गत विभिन्न सामग्री को उनके मूल्य तथा उसकी मात्रा के अनुसार अबस श्रेणी में विभाजित किया जाता है। यानी हम जो भी मटेरियल है जिसका हम प्रयोग करेंगे उसको हम ABC 3 कैटेगरी के अंदर उसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। अ श्रेणी में उस सामग्री को रखा जाएगा जिसका मूल्य अधिक मात्रा, यानी मूल्य अधिक हो, जिसकी प्राइसिंग ज्यादा हो बट उसकी मात्रा कम हो। इसी प्रकार B श्रेणी में उस सामग्री को शामिल किया जाता है श्रेणी में जिसकी मात्रा अधिक हो और
मूल्य अधिक हो और मात्रा कम हो। उसी प्रकार बी श्रेणी में उस सामग्री को रखा जाएगा जिसका मूल्य अ श्रेणी की सामग्री की मात्रा से कम है और मात्रा अ श्रेणी की सामग्री से अधिक है, और जबकि स श्रेणी में अ और ब श्रेणी की सामग्री के अतिरिक्त जो उत्पाद शेष रह जाता है उसको रखा जाता है। एक लैंग्वेज के रूप में एबीसी का वर्गीकरण कर रखा है, अपन आगे इसको डायग्रामेटिकली और टेबल के स्वरूप समझेंगे। अब स वर्गीकरण में साधारणतः सामग्री के मदों की संख्या एवं मूल्य का संबंध निम्न प्रकार होता है। पहला, अ श्रेणी में वह सामग्री सम्मिलित की जाती है जिसकी संख्या या मात्रा उत्पाद में लगने वाली कुल सामग्री के 5 से 10% तक की होती है। यानी जो मटेरियल आप बना रहे हैं उस मटेरियल में 5 to 10% उस सामग्री की जो मात्रा है, एक कैटेगरी की जो सामग्री है उस सामग्री की मात्रा उस उत्पाद में 5 से 10% तक की होती है, सामग्री की मात्रा। बट अगर मैं प्राइस की बात करूं, उस 5 से 10% सामग्री की मात्रा की मूल्य की बात की जाए तो वो उस पूरी टोटल कॉस्ट का 70 to 75% होता है। जैसे एक एग्जांपल, अगर हम खीर की बात करें, जो आप खीर बनाते हैं तो उसमें जो ड्राई फ्रूट्स होता है उसकी मात्रा तो बहुत कम है बट उसकी प्राइसिंग दूसरे आइटम से बहुत ज्यादा है। ऐसे बी कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो बी श्रेणी में वह सामग्री सम्मिलित की जाती है जिसकी संख्या या मात्रा कुल सामग्री का 20 से 25% तक होता है, ताकि उसका मूल्य कुल सामग्री के मूल्यों का 15 से 20% तक होता है। अर्थात ब श्रेणी की सामग्री की मात्रा व मूल्य का प्रतिशत लगभग समान रहता है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें हम स श्रेणी में रखे जाने वाली सामग्री की मात्रा का प्रतिशत 70 से 75% तक होता है, किंतु उनका मूल्य कुल सामग्री के मूल्यों का केवल 5 से 10% तक ही होता है। अब यहाँ पर आपको ये टेबल बनी हुई है, इस टेबल से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि हम ए कैटेगरी में कौन सा आइटम लेंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे और उसकी कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो ए कैटेगरी में क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टोर आइटम, यानी उस मटेरियल में उस ए कैटेगरी की जो मटेरियल है वो उस पर्टिकुलर फिनिश गुड के अंदर कितना परसेंट लग रही है, 5 to 10%। बट उसकी जो प्राइसिंग है वो 70 to 80% होगा। तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट होंगे ए टाइप के, उसको मोर केयरफुल अटेंशन देनी होगी। इस टाइप का जो प्रोडक्ट होगा उसका हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस टाइप के मटेरियल को अगर आप यूज करते हैं तो उसको हम ए कैटेगरी में रखेंगे। ऐसे अगर बी कैटेगरी की बात करें तो बी कैटेगरी में जो मटेरियल आप तैयार करें, जो फिनिश गुड आप तैयार कर रहे हैं उसमें जो मटेरियल लगा है, तो बी कैटेगरी का जो मटेरियल है उसका रेशो जो होगा वो 20 to 25% होगा और उसकी जो प्राइसिंग होगी वो 15 से 20% होगी। इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उसकी जो कंट्रोल रिक्वायरमेंट होती है वो होता है रूटीन कंट्रोल बाय द इन्वेंट्री क्लर्क। जो क्लर्क होते हैं, इन्वेंट्री क्लर्क होते हैं, वो क्या करते हैं, रूटीन कंट्रोल में रखते हैं, यानी वो चीज़ खराब नहीं हो। और जो नॉर्मली जो सी कैटेगरी का जो प्रोडक्ट या मटेरियल होता है वो मटेरियल उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में 70 to 75% लगता है, बट उसकी जो प्राइसिंग होती है वो मात्र 5 से 10% होती है, तो वो जनरली सी कैटेगरी में आता है। द रूल ऑफ थंब मेथड डेवलप्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी वो एक्सपीरियंस के आधार पर हम उसको कंट्रोलिंग कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। ये डायग्राम से भी बता रखा है एबीसी एनालिसिस को कि एबीसी एनालिसिस में क्या क्या आएगा। तो ए के अंदर क्या हो गया, द परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम 10% है, बट जो परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज है वो 80% है। यही अगर हम बी मटेरियल की बात करें तो 10 to 30 यानी 20% जो है हमारा परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम है, और जो वैल्यू है वो हमारी 80 to 92% के बीच में आ रही है, यानी 12 से 15%। और ये अगर सी कैटेगरी की बात करें तो 30 to 100%, 70% तो हमारा परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम है, और वैल्यू की बात करें तो दैट विल बी ओनली 8 to 10%। तो ये डायग्राम के माध्यम से भी आप एबीसी एनालिसिस को अच्छे से समझा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिकतम न्यूनतम पुनः आदेश और संकट एवं औसत स्कंद स्तरों का निर्धारण। अब क्यों हम कैलकुलेट करते हैं, व्हाई वी आर डिटर्मिनेशन ऑफ द मैक्सिमम मिनिमम रीऑर्डर लेवल डेंजर एंड एवरेज लेवल, हम क्यों कैलकुलेट करते हैं इनको। तो यहाँ पर मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल, एवरेज लेवल का मतलब ये है जिस स्टोरेज का आप यूज कर रहे हैं, यानी हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि फैक्ट्री को जब कभी भी माल की रिक्वायरमेंट है, फैक्ट्री को जब कभी भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो वो इजिली हमें गोडाउन से मिल जाए, यानी फैक्ट्री को माल की कमी की वजह से अपना प्रोडक्शन नहीं रोकना पड़े। अदरवाइज ऐसा होगा तो क्या होगा, हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो हम अपने पास गोडाउन में क्या करते हैं, माल स्पेयर में रखते हैं, स्टॉक में रखते हैं, जिससे जब कभी भी फैक्ट्री को माल की जरूरत पड़े तो वो इजीली गोडाउन से क्या करें, इशू कर दें उस माल को। तो आपको गोडाउन के अंदर जो माल आप अपने पास स्पेयर में रख रहे हैं उसको आप मेंटेन करना पड़ेगा। उसको मेंटेन करने के लिए हमें रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल, एवरेज लेवल कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल की, यानी आप जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं उस प्रोडक्शन आप कितना प्रोडक्शन करते हैं, आपकी क्वांटिटी क्या है, पर एनम आप कितना प्रोडक्शन कर लेंगे, आपका एनुअल कंजप्शन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एनुअल कंजप्शन आपका पता है तो आप अपने पूरे साल का मैक्सिमम स्टॉक लेवल पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट हो जाएगा तो इट मींस आप अपने गोडाउन का जो स्पेस है, यानी आपको कितने स्पेस की गोडाउन की रिक्वायरमेंट है, आप उतने स्पेस का गोडाउन ही किराए पे लेंगे या परचेज करेंगे।
अगर आपने बड़ा कर लिया तो वहाँ कॉस्ट बढ़ जाएगी, और छोटा रख लिया तो आपको माल अपने गोडाउन के बाहर रखना पड़ेगा। तो दोनों ही कंडीशन में आपकी कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आप क्या करेंगे, बाय द मैक्सिमम स्टॉक लेवल जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको एक पता मोटा मोटा आइडिया लगेगा कि आपके पास मैक्सिमम इतना माल ही एक पर्टिकुलर टाइम पर मैक्सिमम इतना हो सकता है, उससे ज्यादा कभी नहीं जाएगा। तो हम अपने पर्टिकुलर गोडाउन का जो क्या स्पेस होना वो पहले से हम निर्धारित कर सकते हैं। तो रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल, सॉरी रीऑर्डर लेवल क्या, मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने का सीधा सा फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस मिनिमम स्टॉक सॉरी मिनिमम यूजेज रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। यानी आपका आप किस लेवल पर ऑर्डर प्लेस करते हैं वो आपका होता है रीऑर्डर लेवल, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी आप कितना ऑर्डर प्लेस किया है, आपने कितना माल मंगवा रहे हैं वो, उन दोनों की टोटल में से जो भी आपका पर डे कंजप्शन है, यानी गोडाउन से जितना माल आपकी फैक्ट्री में जाता है पर डे कंजप्शन है, उसको अगर पर डे रीऑर्डर पीरियड से मल्टीपल कर देंगे तो उस अमाउंट को हम लेस कर देंगे रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी वाले अमाउंट से, तो हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। यहाँ पर रीऑर्डर पीरियड का मतलब ये है कि आप जो माल मंगवाते हैं, जो माल ऑर्डर आप करते हैं, वो कितने दिन में आपके पास आ जाता है। तो उसके मिनिमम डेज होते हैं और एक मैक्सिमम डेज होते हैं। यहाँ भी आप ध्यान रखो, एक होता है यूजेस पीरियड, तो यूजेस पीरियड मिनिमम भी हो सकता है मैक्सिमम भी होगा। जैसे बोलते हैं कि मिनिमम हम 100 यूनिट का यूनिट कम से कम 100 यूनिट तो पर डे फैक्ट्री यूज करेगी और मैक्सिमम 500 करेगी। यानी कभी 500 भी कर सकती है, कभी 400 भी कर सकते हैं, कभी 300 भी कर सकते हैं, कभी 200 भी कर सकते हैं, कभी 100 भी कर सकते हैं, बट मिनिमम 100 तो करेगी। तो यहाँ पर जब आप बात करेंगे न्यूनतम उपभोग दर क्या 100 है, तो आपको यहाँ पे 100 लेना है। और ऐसे न्यूनतम पूर्ण आदेश की अवधि मान लो कि हम अगर ऑर्डर प्लेस करते हैं, जहाँ जिस सप्लायर से माल मंगवा रहे हैं उसका हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो मिनिमम 5 दिन में माल भेज सकता है, मैक्सिमम 10 दिन में। तो यहाँ पर मिनिमम डेज कितने हैं 5 और मैक्सिमम कितने हैं 10, तो 5 6 7 8 9 10 इनमें से किसी भी दिन आपके पास माल आ सकता है। बट हम जब मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी जो क्वेश्चन में गिवन होगी आपको, और जो आपको मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है या मिनिमम यूजेज है वो आपको मिनिमम वाला देना है। ऐसे जब आप मिनिमम स्टॉक लेवल की कैलकुलेशंस करेंगे तो फॉर्मूला होगा जो भी रीऑर्डर लेवल आपने जिस रीऑर्डर लेवल पे आपने ऑर्डर प्लेस किया है उसमें से एवरेज यूजेज रेट इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। यानी अगर आपका एवरेज मिनिमम 100 यूनिट का कंजप्शन है पर डे और मैक्सिमम 500 का है तो एवरेज यहाँ 300 होगा। 100 और 500 का एवरेज क्या हो गया 300। और ऐसे अगर आपका मिनिमम रीऑर्डर पीरियड जो है वो 5 दिन है और मैक्सिमम 10 है तो 20 का क्या हो जाएगा 7.5 डेज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एवरेज निकालकर मिनिमम स्टॉक लेवल की कैलकुलेशंस करेंगे और जो भी आपका एवरेज रीऑर्डर पीरियड है इनटू एवरेज यूजेज रेट से मल्टीपल करेंगे वो हम रीऑर्डर लेवल में से लेस कर देंगे। ऐसे आता है पुनः आदेश स्तर। रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपका रीऑर्डर लेवल क्या होगा, यानी कितना माल आपके गोडाउन में बच जाएंगे कि आप नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक। यानी आपका मैक्सिमम यूजेज कितना है 500 यूनिट, मैक्सिमम कितने दिन लगेंगे 10 दिन, प्लस कई बार संस्था ये भी सोचती है कि मेरे पास एक सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए कि सपोज प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई हड़ताल हो जाए और हमें माल मार्केट से नहीं मिले तो हमारे पास एक सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए जिससे कि हमारा व्यापार या हमारा बिजनेस या हमारा जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू चलता है। तो उसमें हम सेफ्टी स्टॉक को ऐड कर देंगे। ऐसे आता है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का फॉर्मूला होता है उपभोग की न्यूनतम दर, यानी आप पर डे कितना मिनिमम कंजप्शन करते हैं इनटू पूर्ण आदेश की न्यूनतम अवधि। यानी पूर्ण आदेश जो आप आदेश देते हैं उसकी न्यूनतम अवधि कितनी है प्लस उसमें हम क्या सेफ्टी स्टॉक ऐड कर देंगे। तो दैट इज अ डेंजर लेवल। जहाँ डेंजर लेवल पर माल आते ही हम नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस कर देंगे। और एक आता है हमारा एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक या एवरेज लेवल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। एक तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कई बार आपके पास मैक्सिमम स्टॉक की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, जो भी आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी है उसका हाफ अमाउंट ऐड कर देंगे तो आपके पास एवरेज स्टॉक आ जाएगा। एवरेज लेवल आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये जो मिनिमम स्टॉक लेवल है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल है, रीऑर्डर लेवल है या एवरेज स्टॉक लेवल है, डेंजर लेवल है, ये अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कैलकुलेट करने से आप अपने स्टॉक की प्रॉपर कंट्रोलिंग कर पाएंगे और आप प्रॉपर्ली जब कभी भी आपकी फैक्ट्री को आपके माल की रिक्वायरमेंट है तो आप टाइमली और रिक्वायर अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट आप माल को उस फैक्ट्री को सप्लाई कर पाएंगे बाय गोडाउन। अब आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मीनिंग क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मीनिंग ये है कि सपोज आपका जो एनुअल कंजप्शन है वो 10,000 यूनिट है। कितनी है 10,000 यूनिट। अब आप 10,000 यूनिट को पूरे साल में आपको मार्केट से खरीदना है तो आप उसको कैसे खरीदें? तो आप कोई व्यक्ति होगा या कोई पर्टिकुलर कंपनी होगी या संस्था होगी वो सोचेगी एक साथ पूरा माल परचेज करना 10,000 बार बार नहीं मंगवाना पड़े, कोई टू ऑर्डर्स के अंदर अपना माल परचेज करेगी
कोई 3 ऑर्डर में, कोई 4 में, कोई 5 में, कोई 6 में, कोई 7 में। तो वी हैव सो मेनी रीऑर्डर क्वांटिटी। जब हम एक ऑर्डर प्लेस करेंगे तो एक साथ 10,000 यूनिट परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी होगी 10,000। कोई अगर 2 ऑर्डर प्लेस करेगा पूरे साल के अंदर, तो इट मीन्स वो 5,000 यूनिट एक साथ परचेज कर रहा है, तो वहाँ पर रीऑर्डर क्वांटिटी होगी 5,000। कोई 4 ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो वहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी होगी 2,500। कोई अगर 5 ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो वहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी होगी 2,000। तो रीऑर्डर क्वांटिटी कई सारी हो सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी आपकी क्वांटिटी क्या होगी। जब आप मार्केट से माल परचेस करेंगे तो किस क्वांटिटी में हम माल परचेस करेंगे। लेकिन टेक्निक क्या कहती है, टेक्निक ये कहती है जब भी हम बाजार से माल परचेस करते हैं तो हमें 2 एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। यानी जो माल हम परचेस करेंगे उसकी लागत तो हमें देनी है, उसकी जो परचेजिंग कॉस्ट है वो तो पे करनी ही है हमें, बट उस माल को मंगवाने की जो लागत है, उस माल को आदेश देने की जो लागत है, जिसको हम ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं, वो आपकी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ती है। प्लस उस माल को खरीदने के बाद जब हम उसको अपने पास रखते हैं तो उसकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ती है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, ये 2 एक्स्ट्रा कॉस्ट और आपको बियर करनी पड़ती है जब आप अपने पास गोडाउन मेंटेन करते हैं, जब आप माल परचेज करते हैं। तो ये दोनों कॉस्ट को आपको कैसे समझना है, क्योंकि दोनों ही कॉस्ट आपकी टोटल परचेजिंग कॉस्ट को बढ़ाएगी। तो आपको ये देखना है कि हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम इतनी सारी रीऑर्डर क्वांटिटी में से उस क्वांटिटी को फॉलो करें या उस क्वांटिटी को एक्सेप्ट करें जहां पर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम है, यानी आपकी टोटल कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो, मिनिमम है। तो इतने सारे एग्जांपल्स में से जब हम कोई एक कैलकुलेशंस करते हैं, वहां पर आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट है, इन दोनों की कॉस्ट होगी जहाँ मिनिमम होगी, वो हमारा ईओक्यू कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा, ईओक्यू। अब बात आती है कि हाउ टू कैलकुलेट ईओक्यू। तो ईओक्यू के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल फॉर्मूला होता है वो 2AO। अब ये 3 टाइप कंडीशन दे रखी है हाउ टू कैलकुलेट। तो यहाँ पर एक दे रखा है बाय द टेबल वैल्यू, टेबल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय द फॉर्मूला, बाय द डायग्राम। इन तीनों से हम ये पता लगा सकते हैं कि इतनी सारी क्वांटिटीज में क्या चीज हमारे लिए ज्यादा सही रहेगी, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो हम इसकी कैलकुलेशंस क्या करेंगे, इसके आधार पे करेंगे। तो आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं कि सपोज आपको ईओक्यू को एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ कि रीऑर्डर क्वांटिटी तो कई सारी हो सकती है, उन रीऑर्डर क्वांटिटी में से एक आपका ईओक्यू होगा। वो ईओक्यू आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमारे पास 3 टेक्निक्स है। पहला है बाय द टेबल मेथड, दूसरा है बाय द फॉर्मूला मेथड, और तीसरा बाय द डायग्राम मेथड। तो पहले अपन टेबल फॉर्मेट की बात करते हैं। तो टेबल फॉर्मेट के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं कि सपोज एक कंपनी है जिसको पर एनम 400 यूनिट का कंजप्शन करना है, यानी मार्केट से वो गोडाउन से 400 यूनिट लेगी। तो गोडाउन के अंदर आपके पास 400 यूनिट होनी चाहिए पर एनम, मुझे उसको 400 यूनिट का कंजप्शन करना है। अब उस यूनिट को मंगाने की जो आदेश लागत है वो 60 रुपए, कितनी है, 60 रुपए, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, 60 रुपए आ रही है। और वो प्रोडक्ट जो हम मार्केट से खरीदेंगे उसकी कॉस्टिंग आ रही है 200 रुपए। और माल को अपने पास रखने की जो कैरिंग कॉस्ट आएगी वो 30 रुपीज आ रही है। तो ये आपको ऑप्शंस दे दिए। अब आप बताएं कंपनी को कि हमारे लिए ईओक्यू क्या होगा। अगर आपके पास ईओक्यू का फॉर्मूला नहीं है और आपको ईओक्यू का टेक्निक्स नहीं आती है, तो आप हो सकता है 400 यूनिट एक साथ मंगवा लें, हो सकता है 200 के 2 ऑर्डर दें, हो सकता है 100 के 4 ऑर्डर दें, हो सकता है 80 के 5 ऑर्डर दें, हो सकता है 50 के 8 ऑर्डर दें। यानी आपके पास कई सारे ऑप्शन है, बट इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा तो उसको मैं टेबल वैल्यू से बता रहा हूँ। देखो ऑर्डर साइज इन यूनिट, अगर मैं 10 यूनिट मंगवाता हूँ एक साथ तो मुझे कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, 40 ऑर्डर दूंगा पूरे साल में, तब जाके मेरे पास 400 यूनिट आएगी। या मैं 20 ऑर्डर प्लेस करूँ, अगर मैं 20 ऑर्डर प्लेस करूंगा तो मैं 20 की क्वांटिटी मंगाऊंगा। अगर मैं 40 ऑर्डर प्लेस करूँ, 40 यूनिट की ऑर्डर है, सॉरी 40, पहले में क्या है 10 यूनिट मंगा रहा हूँ तो मुझे 40 ऑर्डर देने पड़ेंगे। 20 यूनिट मंगाऊंगा तो 20 ऑर्डर देने पड़ेंगे। 40 यूनिट एक साथ मंगाऊंगा तो 10 ऑर्डर देने पड़ेंगे। 80 यूनिट एक साथ मंगाऊंगा तो 5 ऑर्डर देने पड़ेंगे। 100 यूनिट एक साथ मंगाऊंगा तो 4 ऑर्डर देने पड़ेंगे। 200 यूनिट मंगाऊंगा तो 2 ऑर्डर देने पड़ेंगे। तो जब मैं नंबर ऑफ ऑर्डर की बात करूँ तो कहाँ 40 है, कहीं 20 है, कहीं 10 है, कहीं 5 है, कहीं 4 है, कहीं 2 है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करें तो एक ऑर्डर पे 60 रुपए लग रहा है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में आपका 2400 रुपए ऑर्डरिंग कॉस्ट हो रहा है, क्योंकि 40 बार ऑर्डर देंगे और 60 रुपए पर आपका एक ऑर्डर की कॉस्ट है, तो 2400 रुपए ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। अगर 20 ऑर्डर देंगे तो 20 × 60 1200 रुपए ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। 10 ऑर्डर देंगे तो 10 × 7 600 रुपए ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई।
5 ऑर्डर देंगे तो 5 इंटू 7 300 रुपये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। 4 देंगे तो 4 इंटू 7 240 ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। और 2 देंगे तो 60 2 इंटू 60 120 रुपये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। अब आपके पास कैरिंग कॉस्ट आती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो लगेगी, कैरिंग कॉस्ट भी लगेगी। तो कैरिंग कॉस्ट फॉर्मूला कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टू रीऑर्डर क्वांटिटी, आप कितनी क्वांटिटी मंगा रहे हैं अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो पहले में आप कितनी यूनिट मंगवा रहे हैं 10 अपॉन 2 इंटू 30 150 रुपये लगे। फिर 20 अपॉन 2 इंटू 30 300 रुपये लगे। फिर 40 अपॉन 2 इंटू 30 600 रुपये लगे। फिर 80 अपॉन 2 इंटू 30 1200 हो गए। अलग अलग कैरिंग कॉस्ट लगी। और जब मैं आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों की टोटल करता हूँ तो वो फर्स्ट वाली कंडीशन में 2550 आ रही है, सेकंड में 1500 आ रही है, फिर 1200 आ रही है, फिर वापस 1500 हो गई, फिर 1740 हो गई, फिर 2120 हो गई। तो यहाँ पर सबसे कम इन्वेंट्री कॉस्ट कहाँ पे आ रही है 1200 पे आ रही है। तो इट मीन हमें कितनी यूनिट एक साथ मंगवानी चाहिए 40 यूनिट एक साथ मंगवानी चाहिए। तो आपका ईओक्यू क्या हो गया 40 हो गया कि आपको 400 यूनिट के लिए 40 यूनिट एक साथ मंगवानी चाहिए। तो 40 यूनिट के लिए आपको कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे 10 और आपकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी आएगी 1200। जहां भी ईओक्यू आएगा एट द लेवल ऑफ ईओक्यू आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा सेम होगी। चेक करो देखो 600 आ रही है ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट। तो हमेशा क्या है जब भी आप ईओक्यू पर आप मास क्वांटिटी फिक्स कर लेंगे तो आपकी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम आएगी। ये तो था टेबल मेथड से। अब आपको टेबल मेथड यूज नहीं करना बिकॉज बहुत टाइम लग रहा है। तो आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे 2AO अपॉन सी। 2 के जगह 2 ही आएगा, ए का मतलब एनुअल कंजप्शन 400 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 60 और कैरिंग कॉस्ट कितनी है 30। इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा आंसर आ गया 10। क्या आ गया 10। 10 ही आ रहा है, सॉरी 40। ईओक्यू कितना आ रहा है 40 आ रहा है। यानी आपके पास सीधा आंसर आ गया 40 कि आपको एक बार में 40 यूनिट मंगवानी चाहिए। जो आपने टेबल में इतने कई बार एग्जांपल देने के बाद आपका 40 आया, यहाँ पे आप फॉर्मूले से सीधा 40 यूनिट निकला लेंगे। और अगर आप 40 यूनिट मंगवा रहे हैं तो 400 में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे तो वो आप 10 आ रहा है तो 400 40। तो 10 ऑर्डर में आप 400 यूनिट मंगवा लेंगे 40 के। तो सीधा फॉर्मूले से भी आप ईओक्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक डायग्राम दे रखा है जिसमें कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बना रखी है। जहाँ पे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। वो आपके टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का मिनिमम बिंदु होगा। तो ऊपर जो टोटल कॉस्ट आ रहा है उसका जो सबसे लोएस्ट बिंदु है वहां जाके टच करेगा। ये डायग्राम से भी हम इसको समझ सकते हैं। फिर आता है 2 बिन टेक्निक्स। इस विधि के अंतर्गत 2 बिन रखी जाती है। प्रथम बिन में सामग्री प्राप्ति ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो 2 बिन ऑर्डर साइक्लिंग टेक्निक्स इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये आप वर्बली चीजें हैं आप पढ़ लें। फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी आवक दर तकनीक या नियंत्रण अनुपात प्रयोग। इसमें क्या है देखो कई मटेरियल जब आप यूज करते हैं तो मटेरियल का टर्नओवर रेशियो आपको पता होना चाहिए मटेरियल टर्नओवर रेशियो कितना है। तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि वो जो मटेरियल है वो कितना फास्ट है, एक साल में कितनी बार उसका उपयोग किया जाएगा। हम जो भी प्रोडक्शन करते हैं तो उसका एक साइकिल होता है, उसका एक उत्पाद साइकिल होता है, ऑपरेटिंग साइकिल होता है। जब वो साइकिल होता है उस साइकिल का डेज होता है कि एक उत्पाद आज बनने के लिए प्रोसेस में गया। अब उसको बनने में हो सकता है 10 दिन लग जाए, हो सकता है 20 दिन लग जाए, हो सकता है 2 महीने लग जाए, हो सकता है 6 महीने लग जाए। इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट। तो उसका जो साइकिल है वो साइकिल जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए या उसको हम मटेरियल टर्नओवर रेशियो या इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यानी आपका मटेरियल कंज्यूम कितना है अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल इंटू 365 ये फॉर्मूला आपको लगाना है। जब आप ये फॉर्मूला लगा लेंगे तो आपके पास डेज में आंसर आता है। तो सपोज आपके पास एक्स एंड वाई 2 यूनिट है, एक्स एंड वाई 2 यूनिट है, एक यूनिट का डेज आ रहा है 180 डेज। आपने सॉल्व किया मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर अपॉन एवरेज स्टॉक इनटू 365 तो वो आपका आ रहा है 180 आ रहा है सपोज। और दूसरा कैलकुलेट आ रहा है उसका 210 आ रहा है। तो बताओ दोनों में से फास्ट कौन चल रहा है। तो 180 दिन वाली फास्ट है। क्यों फास्ट है क्योंकि वो 100 दिन में अपना प्रोसेस कंप्लीट कर रही है, वो फास्ट चल रही है। तो पूरे साल में 2 प्रोसेस कंप्लीट कर लेगी तो वो मटेरियल मूविंग फास्ट है उसकी। और जो 200 दिन में या 210 दिन में कंप्लीट कर रही है वो पूरे साल में 2 प्रोडक्ट भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 365 अपन 210 करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर जिनके डेज कम आएंगे वो ज्यादा क्या होगी आपकी उसको शो करेगी मूविंग कि कौन कितनी फास्ट मूविंग में कर रहा है। तो यहाँ पर जो 3 बातें मैंने बताई पहला व्हाट डू यू मीन अबाउट एबीसी एनालिसिस, सेकंड रीऑर्डर लेवल रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल डेंजर लेवल और एवरेज लेवल, ये दूसरा। और तीसरा ईओक्यू और चौथा मटेरियल टर्नओवर रेशियो। ये 4 चीजें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। इसी पर आपको क्वेश्चंस भी बनते हैं और आपको कोई समस्या है तो आप चैट बॉक्स पर उसको डाल के मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।